नमस्कार रेल साथियों। हम सोल्व कर रहे थे ईस्टर्न रेलवे का WLI का पेपर, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस पेपर में हमने 1 से 50 तक सोल्व कर लिए थे। अब हम करेंगे 51 से आगे करेंगे। चलिए 51 से आगे करते हैं। यहाँ पे जो 51 है उसको हम सोल्व करते हैं। मिनिमम सर्विस पीरियड फॉर इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज कैन बी एनहांस्ड फ्रॉम 5 to 10 years बाई। विशिष्ट श्रेणियों के लिए अंतर रेलवे अनुरोध हस्तांतरण के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को 5 से बढ़ाकर 10 वर्ष किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो पहला दे रखा है, फर्स्ट जो ऑप्शन ए दे रखा है, GM इन कंसल्टेशन विथ यूनियंस, GM संघों के परामर्श से, बिल्कुल राइट। रेलवे बोर्ड, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पे बहुत हो जाएगा दोनों, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से जो स्टेजनेशन ऑफ पे ऑन द मैक्सिमम ऑफ पे लेवल इज ए पनिशमेंट। अधिकतम वेतन स्तर पर वेतन का ठहराव एक दंड है। तो ये यहाँ पे गलत है। दूसरा जो है डियरनेस पे, DA इज अवेलेबल इन 7 CPC 7 कमीशन। 7 पे कमीशन की बात हो रही है साथियों। यहाँ 7 पे कमीशन रिकमेंडेशन महंगाई वेतन 7वें CPC अनुशंसान में उपलब्ध है, बिल्कुल उपलब्ध है। DA है जो 7वें पे कमीशन में भी अनुशंसा में इसकी सिफारिश की गई है DA की। तो यहाँ पे जो ये है ये आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट जो 2 है वो करेक्ट है। इसका मतलब ये पहला गलत है, दूसरा सही है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा, सही नहीं है। तो यहाँ पहला है जो आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। तो ये आपका यहाँ ऑप्शन ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलिए साथियों 53 लेते हैं। 53 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है, देख लेते हैं कौन सा सही है। In the case of candidates who do not have to undergo any training in the training school, the seniority is determined on the basis of the merit order assigned by RRB, the recruiting authority। ऐसे उम्मीदवार के मामले में जिन्हें प्रशिक्षण स्कूल में किसी प्रश्न से गुजरना नहीं पड़ता, वरिष्ठता RRB भर्ती प्रदान सौंपे गए योग्यता क्रम के आधार पर की जाती है। तो ये गलत है। मैं आपको बता दूं ये सही नहीं है। चाहे RRB का जो पैनल आता है, सेलेक्टेड पैनल आता है कैंडिडेट्स का, उसके बाद 6 महीने की या साल भर की जो भी ट्रेनिंग का प्रावधान है, तो प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करने के बाद भी जो RRB की मेरिट रहती है उसी के योग्यता क्रम के आधार पर वरीयता निर्धारित की जाती है। और जिनमें ट्रेनिंग का प्रावधान नहीं है उनमें भी RRB का ही है। तो यहाँ पे जो ये तथ्य स्टेटमेंट है पूरी तरह से सही नहीं है, यहाँ गलत है ये। और जबकि जो दूसरा स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। When 2 or more candidates are declared to be of equal merit at one and the same examination/selection,
Their relative seniority is determined by the date of birth, the older candidate being the senior. जब दो या दो से अधिक उम्मीदवारों को एक ही परीक्षा चयन में समान योग्यता के घोषित किया जाता है तो उनकी सापेक्ष वरिष्ठता जन्म तिथि से निर्धारित होती है। बड़ा उम्मीदवार वरिष्ठ होता है। तो यहाँ पे जो ये बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। जब दो या दो से उम्मीदवारों की एक समान मेरिट होती है पैनल में तो उनकी वरिष्ठता के लिए उनकी जन्म तिथि देखी जाती है और जन्म तिथि में जो बड़ा होता है उसे वरीयता दी जाती है। तो यहाँ ये एक रूल है, तो ये करेक्ट है। इसका मतलब जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो अपना आंसर ऑप्शन यहाँ बी आ जाएगा और पहला यहाँ गलत है तो ये आंसर नहीं होगा। दोनों भी गलत है तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर आपका यहाँ बनेगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर आपका बनेगा। प्रश्न नंबर 54 है साथियों। प्रश्न नंबर 54 है इन द रोस्टर ऑफ प्रमोशन कोटा फ्लोइंग वर्टिकल रिजर्वेशन कैटेगरी डज नॉट एक्सिट। पदोन्नति कोटे के रोस्टर में निम्नलिखित लंबवत आरक्षण श्रेणी में मौजूद नहीं है। तो यहाँ एससी को रिजर्वेशन दिया जाता है पदोन्नति में और एसटी को भी दिया जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ओबीसी को पदोन्नति कोटे में आरक्षण नहीं होता है, वो ओनली एसटी एससी के लिए होता है। तो यहाँ ओबीसी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओबीसी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया है। एसटी एससी के लिए आरक्षण अवेलेबल है जबकि ओबीसी के लिए नहीं है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन सी 54 में करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 55 है साथियों। रिजर्वेशन विल नॉट अप्लाई टू पोस्ट कैडर आरक्षण। जो रिजर्वेशन होता है आपका वो किस पर लागू नहीं होता। तो यहाँ 14 का कैडर पे लागू होता है, 15 पे लागू होता है, 100 पर लागू होता है, एक पर यहाँ लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका वो फर्स्ट एक बन जाएगा। यानी ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। 56 है मैक्सिमम डेज ऑफ लीव ग्रांटेड इन द स्टेट ऑफ अबॉर्शन। गर्भपात की स्थिति में अधिकतम दिनों की छुट्टी दी जाती है। तो जो रेलवे फीमेल एम्प्लॉय होती है, रेलवे फीमेल एम्प्लॉय जो होती है उस यहाँ थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा आपको बता दूं कि जो रेलवे फीमेल एम्प्लॉय होती है, फीमेल एम्प्लॉय होती है वो चाहे अनमेरिड हो या चाहे मैरिड हो, दोनों के लिए समान नियम है। दोनों को ही अगर अनमेरिड है या मैरिड है तो गर्भपाती अबॉर्शन की स्थिति में दोनों को ही 6 वीक का आराम दिया जाता है, 6 वीक की छुट्टी दी जाती है। या आप इसको 45 दिन बोल सकते हैं और इसको 1.5 महीना भी आप कह सकते हैं। दिनों में पूछे तो 45 वीक्स में पूछे तो 6 वीक और महीनों में पूछे तो ये 1 से 1/2 तो 1.5 महीना मंथ, इसको अपन कह सकते हैं मंथ में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। और मैटरनिटी लीव है जो आप जानते ही हैं वो 180 दिन का मिलता है। मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए 180 है, ध्यान रखिएगा। इसमें मैरिड में और अनमैरिड में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। और 180 आप 6 मंथ इसको बोल सकते हैं। मैटरनिटी लीव के लिए 6 मंथ मिलता है और इसको 26 वीक्स आप बोल सकते हैं, 26 वीक्स। अब यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 57 है बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, गौर से इसको देखिएगा। वेरी गुड क्वेश्चन एंड आंसर। यहाँ इसने पूछा कि ये ग्रुप सी रेलवे एम्प्लॉय हुज जिनकी डेथ ऑफ बर्थ इज 1 जुलाई 2022 है विल सुपरिनेट ऑन। एक ग्रुप सी रेलवे कर्मचारी जिसका जन्म दिनांक 1 जुलाई 2022 है को सेवानिवृत्त हो जाएगा। देखिए जिसका जन्म दिनांक 1 जुलाई 2022 है तो ये कब रिटायर होगा। आप 22 में 60 जोड़िए, ये कब रिटायर होगा। ये रिटायर होगा आपके
30 जून 2082 को रिटायरमेंट होगा। अगर हम यहाँ ऑप्शन चेक करते हैं तो 30 जून 2082 किसी में भी नहीं है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। एक चीज ये तो था आपके आंसर की बात। अब आप पूछेंगे सर कि जब इसका 1 जुलाई 2022 को जन्म दिनांक है तो ये 30 जून को क्यों रिटायर हो रहा है, यानी एक दिन पहले क्यों रिटायर हो रहा है। 30 जून 2082 को क्यों रिटायर हो रहा है, यानी कि ये 31 जुलाई 2082 को क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जिसकी भी जन्म तिथि 1 तारीख है, जिसकी भी जन्म तिथि आप रेलवे कर्मचारियों की जिनकी जन्म तिथि की 1 तारीख है, वो महीने की लास्ट डेट को रिटायर नहीं होके वो एक दिन पहले रिटायर हो जाएगा। एक दिन पहले मतलब जैसे ये आपके 31 जुलाई को रिटायर नहीं होके ये 30 जून को ही रिटायर हो जाएगा। 30 जून 1982 को ही रिटायर हो जाएगा। तो जिनकी भी जन्म तारीख 1 है वो उस महीने की लास्ट डेट को रिटायर ना हो करके एक दिन पहले, 1 तारीख से एक दिन पहले ही रिटायर हो जाएगा। ऐसा प्रावधान है। इसके लिए आप महेंद्र नाथ चतुर्वेदी की WLI के लिए अब यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो जो महेंद्र नाथ चतुर्वेदी की बुक है वो पढ़ सकते हैं। काफ़ी लोग मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीफोन पे, इन पे वार्तालाप करते हैं, बुक्स के लिए पूछते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप WLI की तैयारी कर रहे हैं तो आप महेंद्र नाथ चतुर्वेदी की बुक पढ़ सकते हैं। और JEE की कर रहे हैं तो बेसिक नॉलेज के लिए आप राजीव महाजन और PK शर्मा की बुक ले सकते हैं। तो चलिए, ये था आपका आंसर 57। यहाँ तो आपका आंसर डी हो जाएगा। और यदि वो पूछता कि वो कब रिटायरमेंट होगा तो वो यहाँ जन्म दिनांक 1/7/2022 है। अब ये जॉब कभी भी लगे तो वो आपके 30 जून 2082 को रिटायरमेंट होगा। और यहाँ 31 जुलाई इसलिए नहीं लिया कि जिसकी भी जन्मदिन 1 तारीख है वो एक दिन पहले रिटायर हो जाता है, इसलिए नहीं लिया। मान लीजिए आपकी रिटायरमेंट तारीख 1/1/2022 है, मान लीजिए, तो आप 31 दिसंबर 2021 को ही रिटायर हो जाएंगे। चलिए, 58 है, यानी कि एक दिन पहले हो जाता है। 58 है, नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट फॉर रेलवे एम्प्लॉय एक्सेप्ट IRHS। जो इंडियन रेलवे के IRHS अधिकारी हैं को छोड़कर रेलवे के लिए सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु, ये बहुत इजी प्रश्न पूछ लिया साथियों 58 में। जो IRHS अधिकारी को छोड़कर रेलवे कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति की जो सामान्य आयु है वो 60 वर्ष है। ये आप सभी जानते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की, सीधा सीधा क्वेश्चन है कि सामान्य रेलवे कर्मचारी रेलवे से कब रिटायर होता है, तो वो 60 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाता है। प्रश्न संख्या यहाँ 59 है, 59 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेडिट टू स्टाफ बेनिफिट फंड। निम्न में से किसे कर्मचारी लाभ कोष में जमा किया जाता है। तो यहाँ रिवार्ड्स टू स्टाफ है, पेनल्टी टू ऑफेंडर्स है, ऑल रिसिप्ट फ्रॉम फाइनेंस है, नॉन ऑफ द अबव है। तो यहाँ ऑल रिसिप्ट फ्रॉम फाइनेंस, जुर्माने से सभी रसीदें, यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा। तो ये तो थी साथियों उत्तर की बात। थोड़ा सा मैं अलग बता दूं आपको, यहाँ जुर्माने से सभी रसीदें, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो SBF होती है आपकी, इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका स्टाफ बेनिफिट फंड होता है SBF का। और ये रेलवे में 1931 में लाई गई थी। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, पहले इसके कर्मचारियों का जो अंशदान था वो 500 रुपए था, अब इसको बढ़ा करके 800 रुपए कर दिया गया है। ये आपको 2% और एक्स्ट्रा ध्यान में रखने हैं। एक तो ये 1931 ध्यान में रखना है, दूसरा ये 500 से बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया, ये आपको ध्यान में रखना है।
प्रश्न नंबर 60 है साथियों। प्रश्न नंबर जो 60 है बहुत अच्छा है, ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए रेलवे एम्प्लॉय कैन बी प्रीमेच्योरली रिटायर्ड अंडर रिव्यू ऑफ सर्विस। सेवा की समीक्षा के तहत एक रेलवे कर्मचारी को समय से पहले सेवानिवृत्त किया जा सकता है। तो इन पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। जनहित का जहाँ मैटर आ जाता है वहाँ पे रेलवे कर्मचारी को समय से पहले सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है जो राइट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे जो दे रखा है एज पर विशेष ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर, नियंत्रण अधिकारी की इच्छा के अनुसार यहाँ नहीं चलेगा। डीए कार्रवाई के एक छोटे रूप में भी आपको नहीं कर सकते, उपयुक्त में से कोई नहीं ऐसा यहाँ है नहीं। इन पब्लिक इंटरेस्ट जनहित में उसको समय से पहले सेवानिवृत्त किया जाता है। तो आपका राइट आंसर आपका यहाँ बी ऑप्शन बनता है। चलिए नेक्स्ट 61 है साथियों। रिव्यू ऑफ सर्विस कैन बी डन फॉर ये ग्रुप सी रेलवे एम्प्लॉय आफ्टर द अटेनिंग एज ऑफ ईयर्स। समूह सी रेलवे के कर्मचारी के लिए समूह सी के लिए 55 वर्ष है साथियों, 55 वर्ष है, यहाँ ध्यान रखिएगा 55 वर्ष है। 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा की समीक्षा की जाती है, जो आपके ऑप्शन सी में है। तो 61 का सी इज करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 62 की बात करते हैं साथियों। यहाँ पे प्रश्न संख्या जो 62 है वो है कि ये रेलवे एम्प्लॉय हु इज बीइंग रिटायर्ड प्रीमेच्योरली अंडर रिव्यू ऑफ सर्विस मस्ट बी गिवन ये नोटिस ऑफ। तो 3 मंथ्स यहाँ आ जाएगा साथियों, 3 मंथ्स पीरियड इन राइटिंग और बाय गिविंग पे एंड अलाउंस इन लाइव देयर ऑफ। एक रेलवे कर्मचारी जिस सेवा की समीक्षा के तहत समय से पहले सेवानिवृत्त किया जा रहा है, वो लिखित रूप में या उसके बदले वेतन और भत्ता देकर 3 महीने की अवधि का नोटिस उसको दिया जाता है। ये ध्यान में रखने की बात है, जो कि आपके ऑप्शन सी में है। तो आपका राइट आंसर यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 63 देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग काफी WLI के एग्जाम्स में प्रश्न आया हुआ है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 63 देख लेते हैं। कमिटेड पोर्शन ऑफ पेंशन इज रिस्टोर्ड आफ्टर। तो ये 15 ईयर्स के बाद होता है साथियों, 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। पेंशन की कम्यूटेशन इस साल सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 वर्षों के बाद बहाल किया जाता है। तो ये 15 वर्ष आप ध्यान में रखना है, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 64 है साथियों। 64 C answer is after commutation of pension and before restoration of pension, pensioners will be entitled for। पेंशन के कम्यूटेशन के बाद और पेंशन की बहाली से पहले पेंशन भोगी इसके लिए हकदार होगा। तो यहाँ मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसका सी होगा। इसमें सी में ये होता है कि रेजिडियल पेंशन प्लस डीए रिलीफ ऑन ओरिजिनल पेंशन। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बन रहा है वो सी बन रहा है राइट आंसर, इसलिए सी को ध्यान में रखिएगा। आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और वीडियो रोक के आराम से इसको समझ सकते हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा, कंफ्यूज नहीं होएगा, इसमें रेजिडियल पेंशन प्लस डियरनेस रिलीफ ऑफ ओरिजिनल पेंशन बनेगा। चलिए प्रश्न संख्या 65 है। पेंशन ऑफ ए रेलवे एम्प्लॉय वाज कैलकुलेट एज RS 30,000 और ही ऑप्टेड फॉर 30% कम्यूटेशन। व्हाट विल बी हिज रेजिडियल पेंशन। एक रेलवे कर्मचारी की पेंशन की गणना 30,000 रुपए के रूप में की गई थी, उसने 30% कम्यूटेशन का विकल्प चुना, तो उसकी शेष पेंशन क्या होगी अपन बता देते हैं, बहुत इजी है। यहाँ पे 30,000 का आप 30% निकाल सकते हैं इसमें से। तो यहाँ पे आप नीचे शो हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो साफ हो जाएगी, 1 2 3 और ये आपका 9,000 आ जाएगा, 9,000 आपका ये 9,000 आ जाएगा, जो कि आपको 30,000 में से माइनस करने हैं, 30,000 में से माइनस करने हैं 9,000, माइनस करने हैं 9,000 करने हैं। तो यहाँ पे आपका जो 21,000 रुपये होगा,
तो उसकी पेंशन क्या होगी, तो 21,000 रुपये होगी। और ये देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में 21,000, तो 21,000 यहाँ डी ऑप्शन में है, इसलिए आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 66 नंबर देख लेते हैं, 66 देख लेते हैं साथियों। ए रेलवे सर्वेंट हु रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 2022 हैज शिफ्टेड हिज रेजिडेंस फ्रॉम railway quarter after retirement. The distance of his new residence in Delhi is less than 20 km from his railway quarter. He will be entitled for CTG at the rate of 31 मार्च 2022। तो यहाँ ये प्रश्न कह रहा है साथियों कि 31 जुलाई और 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हुए एक रेल सेवक ने सेवानिवृत्ति के बाद रेलवे क्वार्टर से अपना आवास स्थानांतरित कर दिया था। दिल्ली में उनके नए आवास की दूरी उनके रेलवे क्वार्टर से 20 किलोमीटर से कम है, वो सीटीजी के लिए पात्र होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ सीटीजी की फुल फॉर्म जानना चाहिए। तो सीटीजी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंपोजिट ट्रांसफर एंड पैकिंग ग्रांट। यहाँ सीटीजी की फुल फॉर्म होती है कंपोजिट ट्रांसफर एंड पैकिंग ग्रांट ये आपके सीटीजी की फुल फॉर्म होती है। अब इस प्रश्न के लिए आपको जो देखना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा आरबी नंबर। इस प्रश्न के कहाँ लिखे, यहाँ लिख लेते हैं आरबी नंबर 16/2022 का लेटर आपको पढ़ना पड़ेगा। 2022 का लेटर, इसको देख सकते हैं आप, आरबी नंबर 16/2022 देख सकते हैं। तो लेटर के हिसाब से जो अपना यहाँ आंसर बनता है वो सी ऑप्शन बनता है, 80% बेसिक पे ऑफ लास्ट मंथ। 80% बेसिक ऑफ पे लास्ट मंथ। आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो आप वीडियो रोक के देख सकते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ए रेलवे सर्वेंट हु रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 2022 had shifted his residence from railway quarter after retirement. The distance of his new residence in Delhi is less than 20 km from his railway quarter. He will be entitled for CTG. CTG की यहाँ जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंपोजिट ट्रांसफर एंड पैकिंग ग्रांट एट द रेट ऑफ 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हुए एक रेलवे सेवक ने सेवानिवृत्ति के बाद रेलवे क्वार्टर से अपना आवास स्थानांतरित कर दिया था। दिल्ली में उनके नए आवास की दूरी उनके रेलवे क्वार्टर से 20 किलोमीटर से कम है, तो सीटीजी के लिए पात्र होंगे। तो 80% बेसिक पे हो लास्ट मंथ होगा सीटीजी के लिए, ध्यान रखिएगा सीटीजी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 66 का सी होगा। चलिए, और जो नेक्स्ट प्रश्न है साथियों वो देख लेते हैं। रिडक्शन टू ए लोअर टाइम स्केल ऑफ ग्रेड ईजीए। तो यहाँ पे ग्रेड वेतन का समय मान के पैमाने में कमी एक दंड है। तो यहाँ सेंश्योर नहीं होगा, माइनर भी नहीं होगा, यहाँ मेजर आंसर आपका राइट हो जाएगा। मेजर पेनल्टी इज राइट आंसर। मेजर पेनल्टी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ग्रेड वेतन का समय मान के पैमाने में कमी एक दंड है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। रिडक्शन टू ए लोअर टाइम स्केल ऑफ ग्रेड ईजीए मेजर
पेनल्टी। चलिए 68 है। द क्वांटम ऑफ मैटरनिटी लीव इज डेज, मातृत्व अवकाश की मात्रा दिन है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ आपको। ये जो 45 दिन दे रखे हैं ये आपके अबॉर्शन की छुट्टियां हैं, जिसको अपन गर्भपात कहते हैं। वो मैरिड रेलवे एम्प्लॉय और अनमैरिड रेलवे एम्प्लॉय दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए सेम कानून लागू है। विवाहित और अविवाहित में यहाँ भेदभाव नहीं किया गया है। तो ये जो 45 है ये आपके अबॉर्शन की गर्भपात की छुट्टियां हैं। और ये है जो आपके जच्चा बच्चा जब डिलीवरी पीरियड होता है यानी मातृत्व अवकाश, तो ये महिला के रेलवे फीमेल एम्प्लॉय के लिए है। और ये मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए है, ध्यान रखिएगा। 180 दिन की मिलती है इनको, और इसको दूसरी भाषा में कहें तो आप 6 मंथ बोल सकते हैं। और ये 2 बच्चों तक मिलती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वीक में पूछे तो इसको अपन 26 वीक बोलेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा 68 में, वो सी ऑप्शन बनेगा, ध्यान रखिएगा। द क्वांटम ऑफ मैटरनिटी लीव इज 180 डेज, यहाँ आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए 69 है साथियों, 69% देख लेते हैं। हाउ मेनी डेज ऑफ LAP एंड LHAP इन ए कैलेंडर ईयर्स कैन बी क्रेडिटेड टू एन एम्प्लॉय। एक कैलेंडर वर्ष में LAP और LHAP के कितने दिन कर्मचारी को जमा किए जा सकते हैं। तो एक कैलेंडर वर्ष का मतलब होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है, ये कैलेंडर वर्ष होता है। इसमें 30 LAP होती हैं, आपके 30 LAP होते हैं, जो 2 टुकड़ों में मिलती है, 1 जनवरी और 1 जुलाई, जो कि आपको 15-15 मिलती है। तो ये 30 हो जाती है एक कैलेंडर में 30 हो जाती है। और HLAP की बात करें यहाँ, तो HLAP यहाँ 20 हो जाएगी, आपकी 20 HLAP हो जाएगी, LHAP 20 हो जाएगी, जो कि आपके 1 जनवरी को 10 और 1 जुलाई को 10, तो 10 + 10 20 हो जाएगी आपकी। तो ये जोड़ा किस में है, तो ये जोड़ा आपके ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज 69 में करेक्ट आंसर है। चलिए 70 की यहाँ बात कर लेते हैं। MSOP, तो MSOP की फुल फॉर्म होती है मॉडर्न शेड्यूल ऑफ पावर। यहाँ MSOP की फुल फॉर्म होती है मॉडर्न शेड्यूल ऑफ पावर, विच कैंडिडेट्स MSOP शक्ति की आधुनिक अनुसूची जो इंगित करती है। क्या करती है देख लेते हैं। द चेक्स एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ एन अथॉरिटी, प्राधिकरण की प्रशासनिक शक्ति की जांच और दायरा, यही करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर, ए इज करेक्ट, 70 में ए। बी देख लेते हैं। हाउ द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट शुड डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी रिसोर्स, विद्युत विभाग को ऊर्जा संसाधनों का वितरण कैसे करना चाहिए, ये नहीं है। हाउ द PHOD विल बी पोस्टेड इन हायरार्की, PHOD को एक पदानुक्रम में कैसे पोस्ट किया जाएगा, ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन ए इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे जो 71 है वो देख लेते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर गेटिंग पेंशन इज, पेंशन पाने के लिए न्यूनतम आरक्षण सेवा। तो रेलवे में यदि आपकी 10 साल की सेवा हो जाती है तो आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं।
किसके हकदार हो जाते हैं? पेंशन के। और यदि रेलवे में आपने 20 साल की सर्विस पूरी कर ली, तो 20 साल की पूरी कर ली तो आप वीआरएस के लिए हकदार हो जाते हैं। और यदि आपने 20 साल की सर्विस पूरी कर ली है तो आप यहाँ पे मानार्थ पास के लिए भी आप हकदार हो जाते हैं। मानार्थ जो कि रिटायरमेंट में मिलता है, मानार्थ पास के लिए भी आप हकदार हो जाते हैं, जो कि रिटायरमेंट के बाद मिलता है। तो रिटायरमेंट कब ले सकते हैं? वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस, वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो ये कब ले सकते हैं? तो 20 साल की सर्विस के बाद ले सकते हैं। तो मानार्थ पास के लिए कभी पूछे कि कम से कम कितने साल की सेवा रेलवे में होना जरूरी है, तो 20 साल की। और वीआरएस लेने के लिए भी 20 साल की, और पेंशन के लिए 10 साल की। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 71 में ए। 10 साल हो जाएगा आपका, 10 ईयर्स राइट आंसर। चलिए बेहतर देख लेते हैं। 72 है, यहाँ देख लेते हैं। 72 बोल रहा है साथियों, स्टैंडर्ड फोरम यूज्ड फॉर इम्पोजिशन ऑफ ए माइनर पेनल्टी, मामूली जुर्माना लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मानक रूप प्रपत्र है। SF 11 है जो माइनर पेनल्टी के लिए आता है, माइनर पेनल्टी के लिए आता है। और SF 5 है जो मेजर पेनल्टी के लिए आता है। और SF 1 है जो आपके सस्पेंशन के लिए आता है, निलंबन जिसको अपन बोलते हैं, सस्पेंशन के लिए आता है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट है माइनर पेनल्टी का। तो राइट ऑप्शन ए बनेगा, आपके ध्यान रखिएगा। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म से संबंधित है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से आप सभी प्रश्न उत्तरे, ऐसा ये 14 बनते हैं, जिनमें आपके मुख्य मुख्य मैं बता देता हूँ। SF 1 है जो निलंबन के लिए है, और SF 2 है जो डीम्ड सस्पेंशन के लिए है, SF 3 निर्वावत्व की स्वीकृति के लिए है, और SF 4 रिकवरेशन के लिए है, यानी निलंबन से बहाली के लिए है, वापसी के लिए, बहाली के लिए SF 4 है। SF 5 है जो बड़ी शास्त्री की चार्जशीट है, और SF 11 है जो छोटी शास्त्री की चार्जशीट है। SF 14 है जो आपके सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी रिटायर्ड को आरोप पत्र देने के लिए है, और SF 7 है जो जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए है। तो ये महत्वपूर्ण थे जो कि मैंने आपको बताया है। बाकी ये 14 फॉरम है, 14 की 14 आप रट लीजिए। प्रश्न संख्या यहाँ 73 है, 73 है। हाँ, 73 को आप देख सकते हैं यहाँ, funeral charges for death of railway employees be given at in each case। प्रत्येक मामले में रेल कर्मचारियों की मृत्यु के लिए अंतिम संस्कार शुल्क कितना दिया जाता है? तो जो अंतिम संस्कार शुल्क दिया जाता है वो 10,000 रुपये दिया जाता है साथियों, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, 10,000, तो ऑप्शन ए में है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो 7-4 है वो देख लेते हैं। सब लेटिंग ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन इज ए वायोलेशन ऑफ, यानी सरकारी आवास को उप किराए पर देना किसका उल्लंघन है? तो मैं आपको ये बता दूं, ये सरकारी आवास को किराए पर देना किसका उल्लंघन है? तो ये नियम 15A का उल्लंघन है, जो कि आपके रेलवे कंडक्ट रूल, जो कि आपके रेलवे कंडक्ट रूल, जो कि आपके रेलवे कंडक्ट रूल्स 15A में, सॉरी, कंडक्ट रूल 1966 में 15A में आता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर इस हिसाब से रेलवे कंडक्ट रूल्स हो जाएंगे, यानी आचरण नियम हो जाएंगे, कंडक्ट रूल्स में ये आ जाएगा। बाकी सरकारी कानून, राजभाषा नियम, D&R ये सब गलत है, तो यहाँ पे कंडक्ट रूल्स आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट है। और इसके लिए जो 15A का नियम है उसका उल्लंघन है, सरकारी आवास को किराए पे देना, खाली नहीं करना, भैंस बकरियां रखना,
ये आपके सरकारी आवास का दुरुपयोग से संबंधित रेलवे कंडक्ट रूल 15A आता है। चलिए 75 है इस वीडियो में, ये लास्ट देख लेते हैं हम। What will be the pay of a railway employee after increment on 1 जुलाई 2012? If his pay on 30 जून 2012 was RS 25,600 इंक्लूडिंग बेसिक एंड ग्रेड पे 2400, 1 जुलाई 2012 को वेतन वृद्धि के बाद रेल कर्मचारी का वेतन क्या होगा यदि उसका वेतन 30 जून 2012 को 25,600 रुपये बेसिक और जीपी 2400 ग्रेड पे था। ठीक है, इसमें आप जो वेतन वृद्धि है 3% जो अपने को मिलती है, कितनी मिलती है? 3% वेतन वृद्धि मिलती है हर साल अपने को जुलाई में या जनवरी में ये मिलती है। या तो आपको जुलाई से लागू होगा और या फिर वो जनवरी से आपको लागू होगा। तो यहाँ जुलाई की बात कर रहे हैं साथियों, तो जुलाई में 3% आपको यहाँ मिल जाएगा। तो जोड़ दीजिएगा इसको, 25,000 आपके 600 है, इसका 3% 3% बटे 100 और प्लस में कर दीजिए आप, जो यहाँ आपका बनता है वो आप प्लस में कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका 2 0, तो यहाँ पे आपका बन रहा है 3 चक्की 18, 15 1 16, 6 1 768 रुपये बन रहे हैं। 768 को आप 25,600 में आप इसको जोड़ सकते हैं। तो ये आपके 768 जोड़ देते हैं, तो यहाँ जो आपका आंसर आ जाएगा 8 6 3 26,368 बन रहा है। 26,368 बन रहा है। तो यहाँ अपन जो ये 26,368 रुपये जो बन रहे हैं, इसको अपन 368 नहीं लिख के इसको राउंड फिगर में लेंगे, यानी इसको 370 में लेंगे। अगर ये 65 से कम होता है तो इसको 60 लेते। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 26,370 रुपये, जो कि आपके ऑप्शन सी में है। तो 75 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 75 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। यहाँ 20 लिए नहीं बन रहा है साथियों, मैं बता दूं। बाकी 26,368 यहाँ आ रहे हैं, 26,368 यहाँ भी आ रहे हैं, लेकिन हम इसको राउंड फिगर में लेंगे, 68 को 70 में मानेंगे। और यदि 65 से कम होता तो हम इसको 26,360 मानते। तो यहाँ 70 में मानेंगे तो 26,370 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों, थैंक यू वेरी मच। 75 तक हमने देख लिया और इसके लास्ट पार्ट में हम लेंगे 76 से 100 तक। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय रेलवे, जय हिंद। आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।